हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरा। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आई होप आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आपके ये हमारे अकाउंटेंट के भी हैं जो तैयारी अभी से कर रहे हैं। हरियाणा ऑडिटर्स के भी स्टूडेंट हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने कॉमर्स के एग्ज़ाम में लगे रहिए, फोकस कीजिए। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम आता है तभी आप तैयारी वगैरह करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी को अभी से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि एग्ज़ाम आए तभी कॉमर्स को टच करना चाहिए, कॉमर्स को अपने डेली लाइफ में उतार लीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, अब कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाती है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपका बजट से रिलेटेड। ठीक है, आपका बजट जो जारी हुआ है 23 जुलाई को, आपका बजट जो है वो पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा कि बजट आपका फरवरी में जारी किया जाता है, लेकिन अब की बार जुलाई में क्यों जारी किया गया है? देखिए, बजट अब की बार जुलाई में इसलिए जारी किया गया है क्योंकि आपका अब की बार इलेक्शन था, और ये रूल है जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती। इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट के 5वें साल, मतलब जब ये चुनाव होने वाला रहता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, नई सरकार नहीं आ जाती, तब तक बजट नहीं जारी किया जाएगा। जो नई गवर्नमेंट आती है आफ्टर इलेक्शन के बाद वही बजट जारी करती है। तो सरकार तो आ ही गई है और अब बजट जारी किया गया है, इसलिए इलेक्शन तो आपके इधर ही थे, अप्रैल और मई में। ठीक है, अब आपका बजट पूरी तरीके से जारी किया गया है। ठीक है, तो बजट में हम बात करेंगे इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजिंग किया गया है। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजिंग किया गया है, कर की दरों में क्या परिवर्तन किया गया है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम को हम पूरी तरीके से समझेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में कितने तरह की, मतलब कितने रुपये तक की इनकम पर आपका टैक्स एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। ऐसे न्यू टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से समझेंगे। रीबेट 87 में क्या चेंजेस हुआ है उसको पूरी तरीके से देखेंगे, और भी बहुत सारी जो नए नए संशोधन किए गए हैं अब की बार ये जो आपका जारी हुआ है बजट के साथ ही टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को लेकर पूरी तरीके से ये जो टैक्स है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ये जो टैक्स स्लैब है हम पूरी तरीके से देखेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ये टैक्स स्लैब है आपका, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, और ये असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, और असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। और फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर में हम पैसे वगैरह कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है ये, और जो बजट 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे टैक्स स्लैब को लेकर। तो टैक्स स्लैब आपके इस समय दो चल रहा है, एक आपका चल रहा है क्या, ओल्ड टैक्स, एंड सेकंड आपका चल रहा है वो न्यू टैक्स स्लैब। ठीक है, पहले ओल्ड टैक्स स्लैब ही चलता था, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से ये न्यू टैक्स स्लैब भी अलग से आ गया है। ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स स्लैब। देखिए, ओल्ड टैक्स स्लैब क्या होता था कि आपकी जितनी भी प्रीवियस ईयर की इनकम है उस इनकम को पूरा कैलकुलेट किया जाता था, जो भी कैलकुलेशन के बाद आफ्टर डिडक्शन वगैरह भी आपको मिलते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है, आपको डिडक्शन मिलता है 80C से 80U तक का। ठीक है, सभी डिडक्शन कटौतियाँ करने के बाद जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आती थी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बचत करने की आदत ही नहीं है। ठीक है, तो बचत कर ही नहीं रहे हैं तो वो कहाँ से 80C का फ़ायदा लेंगे। ठीक है, 80C से 80U तक का जितना भी डिडक्शन मिलता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से वो लोग डिडक्शन वगैरह लेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स स्लैब लेकर आया। इसमें क्या है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जैसे आज की पीढ़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करती है, कमाती है खाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा सेविंग वगैरह, पहले के समय के लोग ज़्यादा सेविंग करते थे, लेकिन आज के समय लोगों के अंदर सेविंग मतलब अगर कोई 50,000 भी कमा रहा है तो इतना उसका खर्चा है कि उसका खर्चा मतलब एक्सपेंसेस उसके इतने हैं कि एक्सपेंसेस में ही काफ़ी सारी इनकम चली जाती है। फिर वो अपना लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंसेस करता है, तो सेविंग ना के बराबर रहता है। तो इसीलिए न्यू टैक्स स्लैब लेकर आया। इसमें कर की दरें काफ़ी कम कर दी गई। ठीक है, इसमें कर की दरें काफ़ी कम कर दी गई, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, यही नॉर्मली आपको मिलेगा। ठीक है, और जो टैक्स एग्जम्प्ट है वो लगभग 3 लाख तक कर दिया गया कि 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब में क्या है कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तभी नील रहेगा, वरना 2.5 लाख 1 रुपया भी आप कमाते हैं तो टैक्स के दायरे में आप आ जाएंगे। न्यू टैक्स स्लैब इसलिए लाया गया कि जैसे जो लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो जाहिर बात है वो छूट तो ले नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी सुविधा के लिए कि कर की दरें इसमें कम कर दी गई।
ठीक है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनके लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी डिडक्शन का फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। अगर आप किसी मान लेते हैं अगर आपने न्यू टैक्स स्लैब को आपने ले रखा है, ठीक है, अपनाया हुआ है और फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर अपने 2024-25 के लिए, तो आपको अगर न्यू टैक्स स्लैब अगर आपने चुना है ऑप्शन, ठीक है, तो आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये बातें ध्यान देनी चाहिए। ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 80C से 80U तक का डिडक्शन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब को लेकर। तो ओल्ड टैक्स स्लैब को लेकर देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज नहीं किया है। इससे मतलब इस जो दरें आपकी प्रीवियस ईयर में थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर अब कौन सा है आपका, अभी ये 2024-25 चल रहा है, ठीक है, 23-24 में मतलब 23-24 में जो ओल्ड टैक्स स्लैब था वही पूरी तरीके से है। मतलब इसमें कोई भी गवर्नमेंट ने बदलाव नहीं किया है। अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में अगर रहती है, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 के बीच में रहती है, या 2.5 लाख भी अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही आप 2.5 लाख 1 रुपया भी कमाते हैं और 3 लाख तक लगभग आप जाते हैं, 3 लाख क्या यहाँ पे हम 5 लाख भी कह सकते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे आपको 5% टैक्स देना है, ठीक है, 5% ओनली टैक्स देना है 2.5 लाख से 5 लाख तक। इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5%, बात वही हुई, फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5%। तो सिंपल सा मेथड है कि 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर आपको 5% अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम का, सॉरी, आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसका 5% आपको टैक्स देना है। अगर आपकी 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है या 5 लाख भी है, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स देना है, ठीक है। सीधा सीधा अपनी टोटल इनकम का 1/5वां भाग आपको टैक्स में दे देना है। समझ में आया? 1/5वां भाग आपको टैक्स में दे देना है, ठीक है। बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स स्लैब है इसको आप समझिए, समझ में आया? अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं जानते होंगे वो ये कहेंगे कि अरे सर 5 लाख तक की इनकम पे पूरी तरीके से छूट है, कोई टैक्स नहीं देना है। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब 5 लाख तक आप 2.5 लाख तक ही आप बता रहे हैं, और जबकि 5 लाख तक इनकम पे छूट है, और आप कह रहे हैं यहाँ 2.5 लाख तक कोई नहीं देना है, फिर 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है। इस तरीके का कैसा आप बता रहे हैं? तो मैं अभी आपको सब क्लियर करूँगा, ठीक है। 10 लाख से अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना है। कितना? अपनी टोटल इनकम का 30% टैक्स आपको देना है। अब यहाँ पे बात आती है रिबेट 87A का। तो देखिए रिबेट 87A अप्लाई करेंगे आप तो आपको आपकी 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी छूट नहीं, कोई भी टैक्स नहीं देना है, आपको छूट मिल जाएगा 87A का, ठीक है। और 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको छूट मिलेगा, तो सीधा सीधा 5,50,000 पकड़ लीजिए। तो 5,50,000 तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए, ये ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये ओल्ड टैक्स स्लैब है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% सीधा सीधा हो गया, और 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो 30% आपको टैक्स देना है। और इन सब के साथ साथ आपको रिबेट 87A का फ़ायदा आपको मिलेगा, और उसके तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख या 12,500 रुपये दोनों में जो कम होगा, मतलब जब कैलकुलेशन होगा रिबेट 87A का, ठीक है, 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। न्यू टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो न्यू टैक्स स्लैब में आपका चेंजिंग देखने को मिला है, और इस स्लैब को चेंज किया गया है। क्या क्या संशोधन हुआ है वो मैं साथ साथ लेकर चलूँगा। पुराना और नया दोनों, मतलब न्यू टैक्स स्लैब जो प्रीवियस ईयर का था और आपकी बार जो है, दोनों को मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। तो देखिए वार्षिक इनकम अगर आपकी 0 से 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। पुराने वाले में भी 3 लाख तक मिल था, इसमें भी 3 लाख तक मिल रहा है, कोई भी टैक्स नहीं देना है, टैक्स एग्जम्प्ट है। पुराने वाले में क्या था, 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको 5% टैक्स देना था, लेकिन अब इस 6 लाख की जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। मतलब 3 लाख से 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% ही टैक्स देना है। कितना? 5% ही आपको टैक्स देना है 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे। क्लियर? और पुराने वाले में क्या था, 3 से 6 था, 6 से 9 था, ठीक है, 9 से आपका 12 था, और 12 लाख से 15 लाख था, ठीक है, ये आपका था। और नया वाला आपके सामने है, 3 से 7 लाख तक 5% आपको टैक्स देना है। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको 10% टैक्स देना है। 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे 15% टैक्स देना है, जो कि इन लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपका 15% टैक्स है, ठीक है। और 12 लाख से 15 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना है, और 15 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना है अपनी टोटल इनकम का। समझ में आया? तो ये आपका टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स स्लैब जो अभी आया है, ठीक है। पुराने वाले में 3 से 6 5%, 6 से, ठीक है, 9
आपका कितना 10%, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%, और फिर उसके बाद 15 से ऊपर आपका सीधा 30% हो गया था 15 लाख से ऊपर। और यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे 2 चेंजिंग हुआ है, 3 से 7 लाख पे 5 है, 7 से 10 लाख पे 10% है, और 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपको 15% टैक्स देना है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना है, 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना है। तो ये न्यू टैक्स स्लैब है जो चेंजिंग किया गया है, संशोधन किया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ज़रा ध्यान से देखिए। पॉइंट से पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी समझ में भी आएगा कि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कितना हमारा सेविंग हो रहा है। ठीक है, जैसे जो नई न्यू टैक्स स्लैब है, पहले वाला भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अब जो नया टैक्स स्लैब संशोधन किया गया दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि कितना % टैक्स या कितने रुपए का टैक्स की सेविंग हमारी हो रही है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मैं मान लूँ कि हमारी इनकम 15,75,000 है, एक मोटे तौर पे मैंने मान लिया कि मेरी इनकम 15,75,000 है। ठीक है, 15,75,000। अब हम न्यू टैक्स स्लैब फॉलो करते हैं जो इस समय चल रहा है, प्रीवियस ईयर वाला जो चल रहा है, अभी जो बजट में आया है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला न्यू टैक्स स्लैब मतलब 2023-24 वाला यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 23-24 का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डिडक्शन हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। जैसे 15,75,000 है तो आपको अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है वो 50,000 का मिल रहा है। आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको अपनी सैलरी इनकम पे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो 50,000 हम लेस करेंगे तो 15,25,000 आपका हो गया। ठीक है, और जो बजट 2024 में जो आया है, जो 2024-25 के लिए है, उसमें आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो 75,000 का डिडक्शन मतलब सीधा 15,75,000 में 75,000 लेस हो गया, 15 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। तो अभी हम दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। जैसे न्यू टैक्स स्लैब 23-24 का 15,75,000 मैंने माना मेरी इनकम है, उसमें 50,000 का डिडक्शन मुझे मिला तो 15,25,000 हो गया। अब 15,25,000 पे हम कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो 3 लाख तक तो निल है, कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। ठीक है, तो 5% टैक्स देना है मतलब 15,000 आपका हो गया। भाई 3 लाख यहाँ पे आएगा और 3 लाख का हम कितना निकालेंगे 5%, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा, 15,000 आपका हो गया। फिर 6 लाख से 9 लाख के बीच में हमारी 3 लाख की इनकम आ रही है। ठीक है, 3 लाख की इनकम आ रही है, इस पर हमें 10% देना है, तो 3 लाख का 10% 30,000 आपका हो जाएगा, तो 30,000 हमारा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, और 9 लाख से 12 लाख के बीच में 3 लाख आएगा, और 3 लाख का 15% 45,000 हो जाएगा। अब 12 लाख से 15 लाख के बीच में भी हमारा 3 लाख की इनकम आ रही है, 3 लाख का डिफरेंस है, और उसका 20% मतलब 3 लाख का 20% मतलब 1/5 आपका कितना हो जाएगा 60,000 रुपये हो जाएगा। और 15 लाख से अधिक तो देखिए 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 12 3 15, 15 लाख हमारा टोटल हो गया। हमारी जो टोटल इनकम आई थी टैक्सेबल इनकम वो कितनी आई थी, ठीक है, 15,25,000 आया था। ठीक है, हमारी जो टोटल इनकम आई थी वो 15,25,000 आया था। तो 15 लाख तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब ये 25,000 बचा है। ठीक है, 15,25,000 हमारी टैक्सेबल इनकम है और 25,000 बचा है, तो 25,000 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 7,500 आएगा। ठीक है, 7,500 आएगा, और ये पूरा अगर हम ऐड कर लेंगे तो 1,57,500 मतलब 1,57,500 हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी 23-24 न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपकी आएगी। अब ये जो नया जो बजट आपका आया है, बजट जो अभी जारी किया गया है, इसमें न्यू टैक्स स्लैब में जो चेंजिंग हुआ है मतलब 24-25 का हम देखते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ये है आपका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 15,75,000 में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। जो डिडक्शन आपको मिलता है सैलरीड पर्सन को, पहले 50,000 था, 75,000 कर दिया गया है, तो 75,000 यहाँ पे लेस हो गया, तो 15 लाख आपका बचा टैक्सेबल इनकम। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो सबसे पहले ये जो हम निकालने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का हम निकालेंगे। ठीक है, जो अभी नया आया है। तो देखिए यहाँ पे 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, 0। 3 से 7 लाख मतलब 4 लाख आपका आ रहा है, और 4 लाख का 5% आपका कितना आएगा 20%, 20,000 आपका आएगा। फिर 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी 3 लाख की इनकम आ रही है, और 3 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो 30,000 आपका आएगा। ठीक है, 10 लाख से 12 लाख के बीच में आपका 15% आएगा, और 10 से 12 के बीच में 2 लाख आ रहा है, और 2 लाख का 15% मतलब 30,000 आपका आएगा। फिर 12 से 15 लाख के बीच में आपकी 3 लाख की इनकम आ रही है, और इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो 60,000 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 लाख 4 लाख 7 लाख हो गया, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 लाख पूरा हो गया, और हमारी टैक्स लायबिलिटी भी लगभग इतनी ही आई थी। ठीक है, टैक्सेबल इनकम भी हमारी 15 लाख ही थी। ये है।
ठीक है। तो 15 लाख तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 15 लाख से ऊपर लगभग 30% कोई पैसा है ही नहीं, टैक्सेबल इनकम तो 0 हो गया। तो ये पूरा अगर हम ऐड करेंगे तो 60, 30, 90 और 50 1,40,000 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ रही है। 1,40,000 हमें टैक्स पे करना है। क्लियर? तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हमने कर लिया। ये ओल्ड जो अभी चल रहा है 2023-24 का, और ये नया वाला जो अभी टैक्स स्लैब में चेंजिंग हुआ है, तो दोनों को जब हम लेस करेंगे तो 17,500 रुपये की टैक्स सेविंग हमारी हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो टैक्स स्लैब में जो चेंज हुआ है, संशोधन हुआ है, इससे काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन टैक्स आपका बच रहा है। ठीक है, इस टैक्स स्लैब को चेंज होने से। तो इसे कैलकुलेशन में लगभग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो ये काफ़ी अच्छा है। टैक्स स्लैब में चेंज करने से आपका 17,500 रुपये की यहाँ पे बचत हो रही है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम बेसिक पॉइंट्स देखेंगे जो चेंजिंग यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नई कर व्यवस्था के तहत 7,75,000, जैसा 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है सैलरीड पर्सन को। ठीक है, 75,000 का मानक कटौती मिल रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन उसकी सैलरी इनकम पे पूरा। ठीक है, उसकी टोटल इनकम पे। तो यहाँ पे टोटल 7 लाख तक तो लगभग आपका रिबेट 87, देखिए न्यू टैक्स स्लैब में आपको रिबेट 87A का फ़ायदा आपको मिलता है, और आपको 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन 75,000 हम और ऐड कर देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। सभी सैलरीड पर्सन को 75,000 का डिडक्शन मिलता है, मानक कटौती मिलती है। तो ये टोटल जोड़कर आपका 7,75,000 हो गया। आपको इतनी तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, आप टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। नई कर व्यवस्था में न्यू टैक्स रेजिम में 7.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अर्थात 7,75,000 पूरी तरीके से कर मुक्त है। क्योंकि नई कर व्यवस्था में क्या किया गया है, अपनाने वालों को बहुत सारी राहत इसमें दी गई है, और 75,000 का डिडक्शन अब दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी है। पहले 50,000 था, अब 75,000 दिया जा रहा है। और पिछले वर्ष मतलब 2023-24, ये 23-24 में कितना डिडक्शन मिलता था सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपका 50,000 था। कितना था? 50,000। लेकिन 2024-25 में कितना हो गया? 24-25 में कितना हो गया? 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेंशन भोगियों के लिए, जो भी पेंशन भोगी हैं, जितने पेंशनर हैं जिनको फैमिली पेंशन मिलती है, उनको भी डिडक्शन मिलता था। और डिडक्शन कितना मिलता था? टोटल पेंशन का 1/3 भाग या 15,000 दोनों में से जो भी कम हो। ठीक है, तो 1/3 या 15,000 दोनों में से, ठीक है, जो भी कम हो, ये फैमिली पेंशन को ये डिडक्शन मिलता था। ठीक है, पेंशन की जो इनकम रहती थी उस पर 15,000 रुपये डिडक्शन लगभग मिलता था, छूट मिलती थी। ठीक है, एक और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अब इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। मतलब पहले 15,000 की छूट मिलती थी, अब यहाँ पे 25,000 की छूट मिलती है फैमिली पेंशन को लेकर। ठीक है, जितना भी आपको फैमिली, जैसे जिन लोगों को फैमिली पेंशन मिलता है, 15,000 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना था, पहले था। अब इसको बढ़ाकर ये दायरा 25,000 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कह रहा है निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर लाभ, मतलब बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जैसे आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपका था। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या क्या है लॉन्ग टर्म, जैसे इक्विटी शेयर्स आपके हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, या आपके ऐसे एसेट्स हैं जिनको आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, और आप उसको इन्वेस्ट आपने कर दिया, और एक समय बाद आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप उसे बेच रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक अच्छी खासी इनकम गेन हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जितना भी आपको होता है उस पर भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो 1 लाख रुपये तक की आपको छूट मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को लेकर। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,25,000 कर दिया गया है। रेट की अगर हम बात करें, इस पर टैक्स की दर कितनी है? तो टैक्स की दर 10% टैक्स आपसे लिया जाता है, जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है। ठीक है, पहले 10% लिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। अगर इधर छूट की दायरा को अगर बढ़ाया गया है 1 लाख से 1,25,000, तो इधर टैक्स की दरी भी बढ़ा दी गई है। 12.5% टैक्स आपसे लिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर। क्लियर? या देखिए यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स आपका क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स को हम कंपनी टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स को कंपनी टैक्स भी कहा जाता है। कंपनियां चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनीज हो, वो जितने भी रेवेन्यू अर्न करती हैं, जितनी भी इनकम अर्न करती हैं, ठीक है, भारत में रहकर,
डोमेस्टिक कंपनी की बात करेंगे तो भारत की कंपनी भारत में भी अगर रहकर जितनी इनकम अर्जित कर रही है और बाहर विदेशों से भी जितना पैसा कमा रही है उसकी अपनी इनकम पे उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसे कंपनी टैक्स कहते हैं। और फॉरेन कंपनियां जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत में जितनी इनकम अर्जित करेंगी, भारत में जितना पैसा कमाएंगी उस पर इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स को हम कंपनी टैक्स भी कहते हैं, कंपनियों की इनकम पे ये टैक्स लगता है। क्लियर? या देखिए कंपनी की शुद्ध आय पर ये आपका टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स है। और इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिला है कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2024 में कहा है कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो उनको कॉर्पोरेट टैक्स 40% उन्हें पे करना पड़ता था, 40% अपनी इनकम पे जितना भी वो भारत में कमा रही हैं, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है, 35% तक लगभग कर दिया गया, मतलब 5% जो टैक्स का रेट है वो कम कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान पर कटौती में वृद्धि, मतलब इंक्रीज डिडक्शन ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अब पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर है अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा और ये डिडक्शन का जो दायरा है ये बढ़ा दिया गया है। तो इसको पहले ध्यान से समझिए। पेंशन स्कीम मतलब आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पीपीएफ में पैसा जमा होता है, आपका कटता है, ईपीएफ में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में पैसा आपका कटता है, ठीक है, फंड में ये पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के क्या है, एम्प्लॉई हैं, और आपका जो बॉस है, जो कंपनी का मालिक है, वो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जरूर समझिए। एम्प्लॉय मतलब काम करने वाले लोग, एम्प्लॉयर मतलब जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम हिंदी में नियोक्ता कहते हैं एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, सेक्शन 80 CCD के तहत पेंशन योजना में एम्प्लॉयर, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉई का, मतलब आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, अगर आपकी सैलरी का 10% अगर वो किसी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, या मान लेते हैं एम्प्लॉयर आपका 10% आपकी सैलरी का काट कर वो ईपीएफ में पैसा जमा कर देता है, ठीक है, या पीपीएफ में जमा कर देता है, या नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में वो पैसा जमा कर देता है, एनपीएफ में वो पैसा जमा कर देता है, एनपीएस में, ठीक है, तो नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में, ठीक है, तो उसका 10% जो भी जमा होता है, कंट्रीब्यूट होता है, वो पूरी तरीके से टैक्स के दायरे से बाहर होता है। 10% आपकी टोटल सैलरी का जो भी इन्वेस्ट होता है, निवेश किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है पेंशन स्कीम में, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, वो कर मुक्त रहेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14% कर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 80 CCD ये जरूर याद कर लीजिए। पेंशन योजना में अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 10% आपकी सैलरी का, ये पहले था जो 2023-24 अभी जो चल रहा है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 10% तक की आपको कटौती मिलती थी। अगर आपकी सैलरी का 10% अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो 10% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कटौती मिल जाएगी। लेकिन अब इस कटौती की सीमा को बजट 2024 में कर्मचारी के वेतन का 14% कर दिया गया। ये इसलिए किया गया है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सेविंग कर सकें, सेविंग को बढ़ाने के लिए किया गया है कि वो अपना पैसा सुरक्षित कर सके। और 14% लगभग अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी सेविंग भी हो रहा है और आप टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी कम हो रही है, मतलब टैक्स भाई 14% तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मतलब बजट 2024 के अनुसार कितने टैक्स स्लैब में, नए टैक्स स्लैब में छूट की सीमा क्या है, तो 3 लाख तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, 3 लाख तक नील है, कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती कितनी है, तो कितना डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है न्यू टैक्स स्लैब में वर्ष 2024 के लिए, 24-25 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 75,000 ये कर दिया गया है, डी इज राइट आंसर। और बाकी 2023-24 में कितना है, 2023-24 जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा 50,000। और जो फाइनेंशियल ईयर ये 2024-25 और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो 75,000 कर दिया गया मानक कटौती, ओके। बजट 2024 में 87A के तहत नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा क्या है, तो सेक्शन 87A का फ़ायदा आप ले सकते हैं न्यू टैक्स स्लैब में। 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है और 25,000 तक लगभग आपका पूरी तरीके से छूट आपको मिलेगा रिबेट 87A के तहत। और इसको पूरा ऐड करके मतलब 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 12,500 ये आपकी ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग है, उसमें रिबेट 87 अगर आप यूज़ करते हैं तो 12,500 तक की मतलब आपको 12,500 का छूट मिलेगा आपको, क्लियर। देखिए यहाँ पे 87A के तहत छूट के प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए 25,000 की छूट पेशकश की जाती है और ये सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस को ही दिया जाता है जो इंडिया के निवासी हैं। नई कर व्यवस्था के तहत कुल कर योग्य आय अगर आपका 7 लाख है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। अगर आप बिहार बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। सभी बैच पूरी तरीके से एक्टिव है। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अदर जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास आज की कैसी लगी, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।